हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं अब आपके साथ एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, जो दिसंबर 2024 मतलब जो जनवरी 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और ये हमारा मैनेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट क्वेश्चन है और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस में लगाने को बोल रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को। अगर आप मेरी गाइडेंस ले चुके हैं अब तक, तो मैं हमेशा बोलती हूँ पहले क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है हमारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो हम कॉमर्स कैंडिडेट्स भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। अब ये बोल रहे हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस होता है और उसके स्टेजेस होते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने को बोला है। अब हमेशा याद रखिए, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं सीक्वेंस, हमेशा अगर नहीं बताया असेंडिंग या डिसेंडिंग तो हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स में वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या तो ए टू जेड या तो जेड टू ए। जब कहीं नहीं बताया होता है तो हमेशा ए टू जेड रहता है। जैसे रिसर्च के पेपर में बहुत बार सीक्वेंस अरेंजमेंट आती है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल रहता है टाइम वाला। अब यहाँ पर हमको सीक्वेंस में लगाना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ। ए आउटकम्स, बी पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, सी बिहेवियर, डी कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, ई इंटेंशंस। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, तीन चार पांच, पांच स्टेजेस है। अब मैं ना क्या करती हूँ, पहले स्मार्ट वे यूज करती हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप स्मार्ट वे से आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चार ऑप्शन है, अब उसमें से मैं चेक करती हूँ। अब मुझे गारंटी है, हिंट है कि आउटकम्स लास्ट में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का आउटकम हमेशा लास्ट स्टेज होता है। तो अब देखिए ए वाला लास्ट ऑप्शन में आएगा। तो अब एनटीए ने क्या किया है, दे हैव मेस्ड अप विद द ऑप्शंस बिकॉज दे अंडरस्टैंड आई विल यूज दिस ट्रिक। सो व्हेन आई एम यूजिंग दिस ट्रिक, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 सब में ए ऑप्शन लास्ट में आता है। ठीक है, बट इसका कंफर्म हो जाता है कि थर्ड ऑप्शन आंसर में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कॉमन सेंस से एक आंसर को एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, अगर आपको ये आंसर आता है ना तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में पहला बी आता है पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। फिर डी आता है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। ई आता है इंटेंशन। सी आता है बिहेवियर। और बिहेवियर के बाद आपके पास आउटकम्स आते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को एनालाइज करूं तो बी पोटेंशियल ऑपोजिशन, पोटेंशियल मतलब अगर आपको कॉमन सेंस या इंग्लिश भी पता है तो पोटेंशियल होता है हो सकता है फ्यूचर में। तो ठीक है, तो झगड़े अगर ये स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है तो ये वाला ऑप्शन ही फर्स्ट आना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे भी मैं आंसर ढूंढ सकती थी। अगर आपने ऐसे आंसर ढूंढा था तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको समझ आ जाता ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज ए है और फर्स्ट स्टेज बी है जो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, अप्रोच चेंज करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, कॉन्सेप्ट को ही जाके पढ़ लीजिए। स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं जब आपको ये सिर्फ स्टेजेस के नाम ही पता था। यहाँ तो एक्सप्लेनेशन मांगी ही नहीं थी। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं है और हम ये सोचते हैं कि चलो इस बार करेक्ट आंसर आ गया तो मेरे 2 मार्क्स तो बन गए। बट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है स्टडी अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तीर तुक्कों से भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, बट फिर हमें देखना है कि हम आगे जाके प्रोफेसर्स बनने वाले हैं। और प्रोफेसर्स के पास ऐसे हाफ या अधूरी नॉलेज होनी बहुत ही गलत है, क्योंकि कल मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या ही पढ़ा लूंगी। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक्स है जो हमको लाइफ में भी काम आने वाले। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस हो सकता है इनमें से कोई स्टेज आज आप अपने वर्क प्लेस पर फील कर रहे हो, या फिर आप पर्सनल लाइफ में इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेजेस को पढ़ लेते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। सबसे पहले होता है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। ये होता है एक फाउंडेशन स्टेज, पहला स्टेज, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट अभी विजिबल नहीं हुए। ठीक है, झगड़े अभी बाहर नहीं आए। और ये क्यों झगड़े हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन इश्यूज, जैसे ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। ज्यादा इंफॉर्मेशन देना भी गलत होता है कभी कभी, और कम इंफॉर्मेशन दिए तो इम्प्लॉय काम ही नहीं कर पाता। तो इसके कॉमन सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन। फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज, स्ट्रक्चर इश्यूज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज ऐसी है या हायरार्की फॉलो नहीं हुई है, या फिर रिसोर्सेज के लिए झगड़े हो रहे हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो, ये सब यहाँ पर स्ट्रक्चरल के वजह से आ जाएगा। फिर है
पर्सनल डिफरेंसेस आपके अपने एचओडी से या आपके फिर अपने ऑफिस के डिपार्टमेंट हेड से या आपके ऑर्गेनाइजेशनल के इंस्टीट्यूशनल हेड से आपकी वैल्यूज पर्सनैलिटी के क्लैशेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई अनएथिकल काम कराया जा रहा है और आप काफी एथिकल है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पोटेंशियल ऑपोजिशन है, इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है बट अभी तक वो बाहर नहीं आई है। ठीक है, देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इश्यूज, स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड पर्सनल डिफरेंसेस। आप मेरी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि पहले स्टेज के 3 सोर्सेज होते हैं जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज, स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड पर्सनल डिफरेंसेस। सेकेंड स्टेज होती है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। अब इसका मतलब है यहाँ पर जो पहले स्टेज में झगड़े नहीं दिख रहे थे, विजिबल नहीं थे, यहाँ पर वो झगड़े रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि झगड़े हो रहे हैं, लोगों को, इंप्लॉयज जो इन्वॉल्व है उनके, दे बिकम अवेयर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड दे स्टार्ट टू परसीव दैट द गोल्स और इंटरेस्ट आर थ्रेटन्ड। हो सकता है आपका जूनियर आपको बाईपास कर रहा हो, आपके गोल्स अचीव नहीं हो सक रहे, ठीक है, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट फील किया जा रहा है। सो हियर दिस स्टेज मीन्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड एंड यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ थ्रेट। तो यहाँ पर कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन हो जाता है। थर्ड है इंटेंशंस। अब इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे। ठीक है, तो इंटेंशंस क्या होती है, अभी कभी कभी अच्छी इंटेंशंस हो तो चीजें सॉल्व हो जाती है या फिर बिगड़ भी सकती है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस होती है जो एक मॉडल पर बेस्ड है। अगर आपने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा, वहां पर स्टेजेस होते हैं, उसमें भी कॉम्पीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, तो ये स्टेजेस आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 है सी से, फर्स्ट कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट वाला भी कॉम्प्रोमाइजिंग सी से स्टार्ट होता है। फिर 2 ए है अवॉइडिंग एंड अकोमोडेटिंग। ठीक है, आई रिपीट, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, accommodating and compromising. So this stage is focusing on the parties intentions to decisions about how to deal with the conflict. आपको झगड़ा करना है या सुलझाना है। ठीक है, कभी कभी दोनों की विन विन सिचुएशन होती है, कभी कभी दोनों की लूज, या कभी वन विन वन लूज। सो एक पर्सन डिसाइड करता है कि मैं झगड़ा कर ही लेता हूँ अपनी पोजीशन बचाने के लिए, और दूसरा उसको अवॉइड कर सकता है। तो यहाँ पर इंटेंशंस की बात करें, आज आपके लिए होमवर्क है ये सब अभी जो मैंने बोले, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग, आज आप इस पर भी नोट्स बना लेंगे। स्टेज 4 होता है हमारा बिहेवियर। ये एक विजिबल स्टेज है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। लोगों के, एम्प्लॉयज के वर्बल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, पैसिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, या फिर लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग या नेगोशिएशन स्टेज पर आ जाते हैं। तो बिहेवियर बिकम्स विजिबल। ठीक है, और आउटकम इसका कैसे डिपेंड होता है, हमने कैसे अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। कुछ लोग पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग नेगेटिवली। स्टेज 5 में क्या होता है, आउटकम। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट या तो फंक्शनल हो सकता है या डिसफंक्शनल। अब फंक्शनल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आपकी रिलेशनशिप्स ऑफिस में, वर्क प्लेस पर इंप्रूव हो जाएगी, आपको सही सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है। और डिसफंक्शनल क्या हो सकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट हो गया। ठीक है, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन और खराब हो गई, हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, हो सकता है कि आपका मोरल ही डाउन हो गया। ठीक है, तो या तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चीजें सुधर जाती है या वो और बिगड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए भी। अगर आप मैनेजमेंट कैंडिडेट हो, आप किसी के एचओडी हो, आप कोई हायर पोजीशन पर हो, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो देखिए हमारे सब्जेक्ट की ब्यूटी इतनी है कि वो हम उसको पर्सनल लाइफ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पर हमको लगता है झगड़ा हो सकता है बट अभी वो विजिबल नहीं है, उसके मैंने 2-3 सोर्सेज बताए, कम्युनिकेशन इश्यूज, स्ट्रक्चरल इशू एंड पर्सनल डिफरेंसेस। सेकंड मैंने बताया आपको कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गया। थर्ड है इंटेंशंस। ठीक है, आप कौन से इंटेंशन से आप कॉन्फ्रंट करना चाहते हैं, आप पहले बात करना चाहते हैं, तुरंत झगड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आज आपको होमवर्क क्या करना है, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। फिर आता है आपके पास बिहेवियर, जहां पर विजिबल स्टेज है और जहां पर आपके एक्शन से पता लग रहा है, और आउटकम क्या तो फंक्शनल होगा या तो डिसफंक्शनल होगा। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट में मैंने आपको 2 आंसर्स कंप्लीट करा दिया, मैंने प्रोसेस भी बता दिया और मैंने स्टेजेस भी एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने आपको बताया कि आज आपके लिए होमवर्क क्या है। ठीक है, पढ़ने के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, हम सब बिजी है, but trust me, if you have set some goals you need to achieve them as soon as possible. ठीक है, टाइम बाउंड गोल्स हमेशा रखने चाहिए। इस अटेम्प्ट में मुझे क्वालिफाई होना है, अगले अटेम्प्ट के लिए मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे दिसंबर तक क्वालिफाई होना है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2
हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मे यू ऑल क्वालिफाई। ऑल द बेस्ट।